गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले जो चैप्टर की स्टार्टिंग हम लोगों ने की थी तो उसमें हम लोगों ने पदार्थ के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी। पहली चीज़ तो हम लोगों ने ये पढ़ी कि पदार्थ की क्या भौतिक स्वरूप होते हैं या उसके भौतिक गुण क्या होते हैं। उसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक्स पढ़े थे, कुछ एक्टिविटीज़ पढ़ी थी। फिर हम लोगों ने पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण या कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था। ठीक, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़े थे पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण, कणों के अभिलक्षणिक गुणों के बारे में? क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुणों में? पहली चीज़ तो पढ़ी थी कि पदार्थ के जो कण होते हैं उन सभी के बीच में कुछ ना कुछ रिक्त स्थान पाया जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं और गतिशील होने की वजह से उसमें कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है। और तीसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर या पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक, अब स्टेट्स या जो अवस्थाएं हम लोग पदार्थ की पढ़ने वाले हैं वो हम लोग छोटी क्लास से पढ़ते आते हैं। ठीक, तो कौन कौन सी अवस्थाएं या स्टेट्स होती हैं मैटर या पदार्थ की? पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। ठीक, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस। द्रव और द्रव्य इन 2 शब्दों के बीच में अंतर करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक, फिर हम लोग जिस चीज़ से शुरू करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट या व्यवस्था होती है वो कैसी होती है। तो सॉलिड में सभी जो पार्टिकल्स या जो कण होते हैं वो बहुत ही पास पास होते दिखाई पड़ रहा है इस तरीके से। लिक्विड में ये पार्टिकल्स सॉलिड की अपेक्षा थोड़ा दूर दूर होते हैं और गैस में लिक्विड की अपेक्षा और ज़्यादा दूर पाए जाते हैं। ये जो व्यवस्था या अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, ये सभी को याद करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि इसी आधार पर हम इन तीनों अवस्थाओं की अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब एक टेबल मैंने बना रखा है। ठीक, इसका पीडीएफ भी मैं आपको सेंड करूंगी। ये टेबल आपको खुद से कंप्लीट करना है, सिर्फ मैं पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी। ठीक, तो हम ये जो पॉइंट्स पढ़ रहे हैं ये तीनों की प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ लेंगे इसी के साथ साथ, जो जो इनके गुण हैं एक अवस्था के बारे में, और दूसरा इन तीनों के बीच में तुलना या कंपैरिजन भी हम कर लेंगे। ले रहे हैं उन पॉइंट्स को हम लोग एक साइड लिस्ट कर देते हैं और तीनों अवस्थाओं को लिखते हैं। ये टेबल सभी लोग कॉपी में बनाएंगे, इवन ये नोट्स जो मैं दे रही हूँ ये सबकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। ठीक, पहली पॉइंट्स को अगर हम ध्यान दें तो क्या है, कणों के मध्य की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। तो सॉलिड में क्या होगा, लिक्विड में क्या होगा, गैस में क्या होगा, सोच के बताना है। सॉलिड में क्या होगा, ये डिस्टेंस या दूरी क्या है, बहुत कम। लिक्विड में क्या लिखेंगे, सॉलिड से थोड़ी ज़्यादा, और गैस में सबसे ज़्यादा। ठीक, फिर आते हैं हम आकार पे, ये छोटी क्लास से पढ़ते आते हैं हम। तो सॉलिड या ठोस का आकार कैसा होता है, निश्चित। ठीक, यानी फिक्स। लिक्विड का आकार कैसा होता है, अनिश्चित यानी अनफिक्स्ड। ठीक, और गैस का भी अनिश्चित। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्पष्ट सीमाएं या फिक्स बाउंड्रीज। ठीक है, तो मतलब किसी भी पदार्थ के आसपास हमको बाउंड्री जैसा कुछ दिखाई पड़ रहा है या नहीं, तो इस आधार पर अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को कंपेयर करें तो सॉलिड का कोई भी एग्जांपल हो, सपोज करो टेबल लेते हैं। ठीक, तो टेबल के आसपास हमें एक फिक्स्ड बाउंड्री दिखाई पड़ती है कि नहीं दिखाई पड़ती। वहीं लिक्विड जब तक किसी कंटेनर में यानी किसी बर्तन में रखा हुआ है तो हमें बाउंड्री दिख रही है, पर अगर हम पानी गिरा दें तो क्या वो बाउंड्री रह जाती है? नहीं, थोड़ी देर बाद पानी बहता चला जाता है, उसकी बाउंड्री बदलती चली जाती है। ठीक, गैस भी अगर अंदर किसी सिलेंडर में भरा हुआ है या किसी कंटेनर में भरा हुआ है तो उसका हमको शेप दिखाई पड़ रहा है, उसकी कोई बाउंड्री दिखाई पड़ रही है। लेकिन जैसे ही हम लोग उसको छोड़ देंगे, खुला छोड़ देंगे, तो गैस फैलना शुरू करेगी, यानी उसकी कोई भी बाउंड्री नहीं रह जाएगी। ये पॉइंट तुम्हारा आकार या शेप से जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या लिखेंगे, निश्चित सीमाएं, अनिश्चित सीमाएं, अनिश्चित सीमाएं। फिर नेक्स्ट होता, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आयतन या वॉल्यूम। ये पॉइंट आप लोग खुद से ढूंढ के लिखोगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों इस पॉइंट पे कैसे कंपेयर किए जाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जो है कणों के मध्य या कणों के बीच पाए जाने वाला रिक्त स्थान या स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अभी अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले पोर्शन में देखा कि सॉलिड में किस तरीके से अरेंजमेंट है, लिक्विड में किस तरीके से अरेंजमेंट है और गैस में किस तरीके से अरेंजमेंट है।
तो अब मुझे बता सकते हैं कि कणों के बीच रिक्त स्थान इसमें क्या पाया जाएगा, बहुत कम, इसमें सॉलिड से ज़्यादा और इसमें लिक्विड से भी ज़्यादा। अब कणों के बीच आकर्षण बल की बात करें तो जो कण ये या जो दो चीज़ें बहुत पास पास होंगी उनके बीच में आकर्षण बल भी ज़्यादा होगा। तो कणों के बीच अगर आकर्षण बल की बात करें तो इन सॉलिड के जो कण हैं इनके बीच में आकर्षण बल कैसा होगा, बहुत ज़्यादा, लिक्विड के बीच में बहुत कम, और सॉलिड लिक्विड के बीच में कम और गैस के बीच में सबसे कम, लिक्विड के भी अपेक्षा कम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तीनों पॉइंट्स में, सॉलिड में ना बहुत ज़्यादा, लिक्विड में सॉलिड से कम और गैस में सबसे कम आकर्षण बल या अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी। पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन या इसके बारे में जानने की ज़रूरत है कि संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो संपीड्यता पदार्थ पर दाब के प्रभाव को व्यक्त करता है। इसका मतलब कि हम किसी पदार्थ को कितना दबा सकते हैं और उस दबाने से उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, यह प्रॉपर्टी उस पदार्थ की संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी कहलाती है। यदि पदार्थ को बाएं दाब से दबाया जा सकता है तो उसकी संपीड्यता अधिक होगी। मतलब अगर किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को हम बहुत अच्छे से दबा सकते हैं तो उसकी संपीड्यता ज़्यादा होगी। इस पॉइंट पर अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को कंपेयर करें तो सॉलिड की संपीड्यता सबसे कम होगी, उससे अधिक लिक्विड की होगी और सबसे अधिक संपीड्यता किसकी होगी, गैस की। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि गैस को हम कंप्रेस कर, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल क्या है, दूर दूर है। ठीक, हमने अभी अभी देखा कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक, अब जब दूर दूर है तो इनको हम लोग अगर दबाएंगे तो ये पास आने के लिए एक जगह बचेगी और वो और पास आ सकते हैं, यानी उनको संपीड़ित या कंप्रेस किया जा सकता है। इसीलिए सबसे अधिक संपीड़ितता गैस में पाई जाएगी और उससे कम लिक्विड में और सबसे कम सॉलिड में। ठीक, इसको लेकर के एक एक्टिविटी आपके बुक में दी हुई है जिसमें एक सीरिंज में इन तीनों अवस्थाओं के पदार्थ के एग्जाम्पल्स को भर करके दबा के देखना है कि हम किस पदार्थ को संपीड़ित कर सकते हैं। ठीक, पॉइंट की तरफ आते हैं जो है कि घनत्व या डेंसिटी। घनत्व या डेंसिटी किसकी सबसे अधिक होगी, सॉलिड की। ठीक है, उससे कम किसकी होगी, लिक्विड की, और सबसे कम किसकी होगी, गैस की। अगला पॉइंट हमारा है रिजिडिटी या दृढ़ता। ठीक, रिजिडिटी या दृढ़ता को समझने के लिए हम उसकी डेफिनेशन पे जाएंगे। ठीक, रिजिडिटी या दृढ़ता पदार्थ का वह गुण है जो पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान को व्यक्त करता है। कणों के मध्य रिक्त स्थान जितना कम होगा पदार्थ उतना ही दृढ़ होगा। अगर हम लोग दृढ़ता को इस तरीके से परिभाषित करते हैं तो इस परिभाषा को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में क्या आता है कि जो सॉलिड स्टेट है यानी जो सॉलिड अवस्था है यानी जो ठोस अवस्था है वह सबसे अधिक दृढ़ होगी क्योंकि उसके पदार्थ के बीच में सबसे कम रिक्त स्थान है, और उसके बाद लिक्विड की और सबसे कम होगी गैस की। तो इसमें हम लोग क्या पॉइंट लिखेंगे कि जो दृढ़ता है, तो इस रिजिडिटी वाले पॉइंट को जब हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए लिखेंगे तो सॉलिड में सबसे अधिक रिजिडिटी होगी, उसके बाद उससे कम लिक्विड में और सबसे कम रिजिडिटी किस में होगी, गैस में। फिर आते हैं हम बहाव या तरलता या फ्लूइड। तो तरलता को हम किस तरीके से बता रहे हैं, आप डिफाइन कर पा रहे हैं कि तरलता द्रव पदार्थ के बहने का गुण है, यानी या फिर हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि पदार्थ में बहने की क्षमता को हम तरलता से मापते हैं। तो अब ये बताओ सबसे ज़्यादा तरलता किस में पाई जाएगी, बिल्कुल सबसे ज़्यादा तरलता गैस में पाई जाएगी, उससे कम पाई जाएगी लिक्विड में और सबसे कम पाई जाएगी या ना के बराबर पाई जाएगी सॉलिड में। तो इस चीज़ को हम लोग टेबल में लिख लेंगे। आखिरी पॉइंट पे कणों की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी पार्टिकल्स। गतिज ऊर्जा के बारे में मैंने इसके पहले ही बताया था कि जब पार्टिकल्स या जो कण हैं पदार्थ के, जब वो गति करते हैं तो गति करने की वजह से उनमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। तो ये बताओ सबसे अधिक गति किसके कण कर रहे हैं, बिल्कुल गैस के। तो इसका मतलब सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा किसके कणों में होगी, गैस के, उसके बाद लिक्विड के और सबसे कम सॉलिड के कणों में गतिज ऊर्जा होगी। ठीक,
अब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं और मैंने पहले ही बोला है, इसको कॉपी में लिख लेना है, इस टेबल को कंप्लीट कर लेना है। इसका मैं PDF भी आपको भेज रही हूँ और उस PDF को देख के अच्छे से नोट कर लेना है।